टेक्निकल सिविल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों से हमारे ऑनलाइन इंटर्नशिप के अंदर ट्रेंड हुए इंजीनियर्स के द्वारा किए गए काम को शेयर करना चाहूंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको इनके द्वारा किया गया काम और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलूं कि 11 जुलाई 2022 से टेक्निकल सिविल के द्वारा एक ऑनलाइन इंटर्नशिप शुरू की गई थी सिविल इंजीनियर्स के लिए। और उस ऑनलाइन इंटर्नशिप का उद्देश्य था आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड डिजाइन इंजीनियर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये जो 11 जुलाई 2022 से हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई थी, वैसे तो 45 डेज की हमने कही थी, बट ये कंप्लीट हुई 23 सितंबर 2022 को, यानी कुल 75 डेज की ये ऑनलाइन इंटर्नशिप थी। और इस इंटर्नशिप के अंदर हमने पूरी कोशिश की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड डिजाइनिंग का नॉलेज आप तक पहुंच जाए, और काफी लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ है। और उनमें से हमने एट द एंड हमारे जो बैच मेंबर्स थे उनको हमारे रियल प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी दिया था। इस मौके के तहत हमारे पास जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने काम को सबमिट भी किया। हमने जो उनको प्रोजेक्ट दिया था, जिस प्रोजेक्ट पे काम करने का कहा था, उस प्रोजेक्ट पे काम करके उन्होंने हमें फाइल सबमिट भी करवाए। अब जो प्रोजेक्ट हमें उन्होंने सबमिट करवाया है, उनमें से एक प्रोजेक्ट मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो इंटर्नशिप के अंदर लोग ट्रेंड हुए हैं, उनके कामकाज कैसे हुए हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल्स कितनी ग्रो हुई है। और एक बात आपको बताते चलूं कि पहले जब इंटर्नशिप की शुरुआत की थी तो उनको कुछ नहीं आता था, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट था, वो नहीं जानते थे स्ट्रक्चर को एनालाइज, डिजाइन कैसे करते हैं, डिटेलिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट को फाइल देनी पड़ती है तो कैसे देते हैं, नहीं जानते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग में ये दावे से कह सकता हूं और बहुत गर्व से कह सकता हूं कि अब सभी हमारे बैच मेंबर्स को इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आराम से जो कॉमन आरसीसी प्रोजेक्ट होते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। G+4, G+5, G+7, G+11 आराम से वो कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने फिलहाल एक प्रोजेक्ट दिख रहा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है हमारे ही बैच मेंबर इंजीनियर अविनाश ने। अब अविनाश ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए सारी फाइल जो रिक्वायर्ड होती है एज अ स्ट्रक्चर्ड डिजाइनर, जो क्लाइंट को देनी पड़ती है, वो सारी फाइल हमें जो है एक एक करके इन्होंने शीट बनाकर दी है, कंप्लीट शीट बनाकर, वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक क्लाइंट का हमारा प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश का। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो बताइए जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मध्य प्रदेश अर्थक्वेक जोन में से कौन से जोन में आता है। ये जरूर 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 बताइए। हर एक बंदा मुझे बताएगा कमेंट के अंदर कि मध्य प्रदेश अर्थक्वेक के कौन से जोन में लाई करता है, ये मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे क्लाइंट थे मध्य प्रदेश के, इनका कहना था, इनकी रिक्वायरमेंट थी कि ये इनका 52/75 का एक पूरा इनको बांधकाम करवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है इसके ऊपर। और ये एक शॉपिंग मॉल इन्हें बनवाना है। क्या बनवाना था? शॉपिंग मॉल। ये जो शॉपिंग मॉल था, इस शॉपिंग मॉल के अंदर बेसिकली ये कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया है। तो इस शॉपिंग मॉल के अंदर G+2 कंस्ट्रक्शन करना था। G+2 बांधकाम होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन एक और फ्लोर का प्रोविजन देना था। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई G+2 तो अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है एक और हम फ्लोर आगे बनाए, तो उसका भी आप ध्यान देकर चलिएगा। तो एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर हमें क्या करना होता है? हमें G+2 के साथ साथ G+3 यानी ऊपर का भी एक थर्ड फ्लोर भी काउंट करना पड़ता है डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट G+3 का है। और इस G+3 को कंप्लीट किया है, वर्क किया इसके ऊपर हमारे बैच मेंबर इंजीनियर अविनाश ने। उनका मैं कॉन्टेक्ट डिटेल भी अभी आपसे आगे शेयर करूंगा, लेकिन पहले उनका काम देखिए कैसा किया है उन्होंने। ठीक है, तो आपके सामने आप देख सकते हो, ये बेसिकली पहले तो फ्लोर प्लान दे रखा है। इस फ्लोर प्लान के अंदर आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये उनका ग्राउंड फ्लोर प्लान है, जिसके अंदर आपको कॉलम पोजीशंस और उसके ओरिएंटेशंस आपको बखूबी बता रखे हैं कि कॉलम पोजीशंस क्या होते हैं। देखिए, ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े ऐसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, इनके अंदर दिक्कत ये होती है, वैसे प्लानिंग तो बहुत आसान होती है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जो बीम और स्लैब के स्पान्स होते हैं ना, काफी बड़े होते हैं, काफी लंबे होते हैं। तो वहां पर जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि काफी बार ये जो मेंबर्स होते हैं, ये डिजाइन के अंदर एनालिसिस के अंदर फेल हो जाते हैं। तो इनको रेक्टिफाई करना, इनका प्रॉपर्ली इनको प्रोविजन करना, उनकी साइज, उनके अंदर रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको एक्सपर्ट द्वारा ही बताई जा सकती है। तो ये चीजें भी हमने इस इंटर्नशिप के अंदर बहुत अच्छी तरह से इनको बताई थी। तो ये आपके सामने एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो, पहले तो इन्होंने हमें फ्लोर प्लान दिया, जिसके अंदर कॉलम प्लान या ओरिएंटेशन, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि स्टेट के अंदर आपको सबसे पहले तो मॉडलिंग करनी होती है। मॉडलिंग से पहले पहले आपको ये ध्यान रखना होता है ग्रिड उसकी प्रॉपर्ली बने, और ग्रिड बनाने के लिए आपको
कॉलम पोजीशनिंग फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। और कॉलम पोजीशन भी फिक्स होती है आर्किटेक्चरल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि आर्किटेक्चर जो प्लान बना के देता है उस प्लान के अंदर कोई खलल तो नहीं आ रहा, अगर आ जाता है कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फिर हमें उससे बात करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है और कॉलम पोजीशंस और ओरिएंटेशंस को फाइनलाइज करना होता है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉलम पोजीशन और उसके ओरिएंटेशन को फिक्स करना। तो ये उन्होंने बखूबी पहले इस शीट के अंदर हमें दे दिया बनाकर कि सर ये इस तरह से हमारा कॉलम पोजीशन और कॉलम ओरिएंटेशन रहेगा, ये फ्लोर प्लान के अंदर हमें बता दिया गया। उसके बाद अगली ड्राइंग इनके द्वारा हमारे साथ शेयर की गई थी, वो थी सेंटर लाइन लेआउट प्लान। ये आप देख सकते हो। अब ये जो सेंटर लाइन लेआउट प्लान है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आफ्टर कॉलम पोजीशनिंग, क्योंकि सेंटर लाइन लेआउट प्लान से ही हम ऑन साइट हमारे प्लान जो कॉलम होते हैं उनको लोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन है। अब इसकी डिटेलिंग करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से इसकी डिटेलिंग करनी होती है। जरा सी भी अगर आपसे एक चूक हो जाती है इसके अंदर, थोड़ा बहुत भी इसमें फर्क हो जाता है तो वो पूरा प्रोजेक्ट उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये शुरुआती होता है ना, ये बेस होता है। अगर बेस में ही गलती हो जाती है तो वो जो गलती है आगे जाते हुए बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये गलती ना हो इसलिए इस सेंटर लाइन प्लान के अंदर में बहुत ध्यान देना पड़ता है और उसकी डिटेलिंग भी इस तरह से करनी होती है ड्राइंग के अंदर, डिटेलिंग शीट के अंदर, कि वो आसानी से साइट पर समझ में आ सके, साइट इंजीनियर को और साइट सुपरवाइजर को। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो इन्होंने बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर सारी डिटेलिंग कर रखी है। कॉलम की लोकेशन क्या होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, और उसके साथ साथ यहां पर अब ये डायगोनल देख रहे हो, ये डायगोनल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है कि ड्राइंग के अंदर ये डायगोनल की ये साइज है और ये मतलब ये उसका डिस्टेंस है, तो साइड पर भी क्या हमें जब आफ्टर लोकेटिंग द कॉलम यही डायगोनल में हमें डायमेंशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लेना अच्छा होता है। तो इस तरह से भी ये सारी चीजें हमें दे रखी है। उसके साथ साथ आप यहां पर सारे डिस्टेंसेस वगैरह देख सकते हो कितने क्लियरली मेंशन किए गए हैं, ताकि ऑन साइट आपको एग्जीक्यूशन के तौर पर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये उनका सेंटर लाइन प्लान था। उसके साथ साथ उन्होंने यहां पर एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन बता दिया है फुटिंग का, और उसके साथ उन्होंने यहां पर जो है कॉलम के शेड्यूल दे रखे। कॉलम शेड्यूल मतलब क्या होता है कि कॉलम के अंदर यूज किए जाने वाले जो रिइंफोर्समेंट है, जो उनके सेक्शंस है, जो रिइंफोर्समेंट के नंबर है, जो उनके डायमीटर है, जो उसमें लेटरल टाई हम यूज करते हैं, उसकी डिटेल्स है, वो सारी आपको इस कॉलम शेड्यूल के अंदर दे दी जाती है। और ये जिम्मेदारी होती है स्ट्रक्चर डिजाइनर की, स्ट्रक्चर इंजीनियर की। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी आपकी होती है, इन्होंने बखूबी निभाई है इसको। और आप यहां पर मैं आपको जूम करके बताता हूं, इसको जरा देखिएगा आप ध्यान से। आप यहां पर देख सकते हो इन्होंने जो लेवल है हाइट के मुताबिक वो भी अलग से मार्क किए हैं। उसके साथ साथ यहां पर जो उसमें यूज किया गया कंक्रीट ग्रेड, स्टील ग्रेड है, वो भी बता दिया गया है। और कॉलम के मुताबिक जो डिफरेंट कॉलम है उनके मुताबिक उन्होंने जो रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो इनके अंदर बताई है कि C1 जो है वो 400 बाय 600 का है हमारा टॉप वाला, और बॉटम में आप देख सकते हो C1 400 बाय 600 का है। उसके अंदर जो 400 बाय 600 का कॉलम रहेगा उसमें 4 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बार यूज किए गए हैं और 10 नंबर ऑफ 12 mm डायमीटर बार यूज किए गए हैं। अब ये 4 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर ही क्यों यूज किए हैं, 10 नंबर ऑफ 12 mm डायमीटर ही यूज किए गए हैं, यही एक डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको निकालना, इसको पता करना कि भाई कॉलम के ऊपर लोड कितना है, कॉलम का सेक्शन कैसा है, कॉलम के अंदर मटेरियल कैसा है, कॉलम के अंदर लोड कॉम्बिनेशन कौन सा लगने वाला है, और कॉलम के बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जो लोडिंग के रिस्पेक्ट से या एनवायरमेंट के मुताबिक या उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर या उसके रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं उनका जो इंपैक्ट होता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें डिजाइन करना होता है। और डिजाइन करते हुए हमें ये प्रोवाइड करना होता है कि भाई अब हमने डिजाइन कर लिया, रिजल्ट को देख लिया, एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस के रिजल्ट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर 16 mm के 4 बार यूज करेंगे और 12 mm के 10 बार यूज करेंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये प्रोवाइड करना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। यही काम होता है कि स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर का, और यही सारी चीजें बखूबी हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में इस पूरे इंटर्नशिप के अंदर सिखाई थी। 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेकर 5 हमारे रियल प्रोजेक्ट हमने लिए थे। रियल प्रोजेक्ट के साथ काम करने का मजा ये होता है कि आपको कोई चीज इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल नहीं लगती, आपको एक रियल वहां पर एक्सपोजर मिलता है, रियल वहां पर चीजें पता चलती है कि ऑन साइट या रियल लाइफ में जब इंडस्ट्री में काम होता है, साइट पर काम होता है तो किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो ये सारी चीजें थी। ओके, तो इन्होंने बखूबी अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है। आप यहां पर सारे कॉलम पोजीशन या उनकी साइज को देख सकते हो, उनकी रिइंफोर्समेंट को देख सकते हो, ये यहां पर इन्होंने बखूबी किया है। हमारे पास टोटल आप यहां पे देख सकते हो नाम इनके C1 से लेकर C21 कॉलम है। ठीक है, तो C21 आप इस शेड्यूल के अंदर देख सकते हो, टेबल के अंदर C11 है और यहां पर एक वर्टिकल टेबल दे रखा है, यहां पर जो है C12 से लेकर C21 तक आपको कॉलम की डिटेल यहां पर दे रखी है जो कि टॉप कॉलम है। ठीक है आपका,
तो ये कॉलम की सारी डिटेल इस तरह से आपको देनी पड़ती है। साथ साथ में आप यहां पर साइड में देख रहे हो कंक्रीट मिक्स का ग्रेड क्या होगा, एसबीसी वगैरह, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, रेनफोर्समेंट स्टील, कंक्रीट, पीसीसी, कवर, इसकी जनरल नोट्स आपको यहां पर सारी दे रखी है, जो कि जरूरी होती है प्रोवाइड करना, ताकि ऑन साइट एग्जीक्यूशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ गलत सलत ना कर ले वो लोग, ठीक है। तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो ये ड्राइंग है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम जिस महाशय ने किया है, जो हमारे बैच मेंबर थे, बैच में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम क्या है। ये शीट उनके द्वारा बनाई गई है, कंप्लीट की गई है। आप चाहो तो अगर आप अपना काम इनसे करवाना चाहते हो एज अ फ्रीलांस इंजीनियर के तौर पर, तो इनका नाम आप यहां पर देख सकते हो, इंजीनियर अविनाश है। और अविनाश जी ने इस काम को अंजाम दिया है। इनका एड्रेस और इनकी कंसल्टेंसी का नाम आप देख सकते हो। ये वैसे तो बिल्कुल फ्रेशर थे, लेकिन इन्होंने जब अपना ऑलरेडी ये काम ऑलरेडी करते हैं आर्किटेक्चरल बेस पर, लेकिन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में ये अब उतर चुके हैं और इनका काम आप देख सकते हो। तो ये इनका आस्क कंसल्टेंट करके कामकाज चलता है। यहां पर आप देख सकते हो इनका शॉप नंबर, डिटेल वगैरह सारी दे रखी है, इनका मोबाइल नंबर, इनका ईमेल एड्रेस। अगर आप भी इनसे एक बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करवाना चाहते हैं अपना जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का या आर्किटेक्चरल का, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, इनका कामकाज भी बहुत अच्छा है, पंक्चुअल है और बहुत डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के तहत। तो आप इनसे बहुत अच्छी तरह से अपना काम करवा सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो या आउट ऑफ इंडिया से हो, तो एज अ फ्रीलांस आप यहां पर इनसे साथ काम करवा सकते हो, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि फ्रेशर्स को मौका दिया जाए, आप इनसे काम जरूर करवाए अपना, ठीक है। ओके, और एटलीस्ट अगर आप इनसे कुछ अपने काम को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर इंक्वायरी भी करना चाहते हो, तो भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब इनके द्वारा सबमिट किया हुआ एक और अगला शीट जो है, हम देखते हैं कौन सा शीट अगला हमें सबमिट किया इन्होंने, और वो है कॉलम के सेक्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉलम की आपने शेड्यूल तो दे दिया कि भाई कॉलम के अंदर इतने इतने रेनफोर्समेंट लगेंगे, लेकिन कॉलम का सेक्शन कैसा रहेगा, उसके अंदर जो स्टीरअप की अरेंजमेंट रहेगी वो कैसा रहेगा, वो भी आपको बताना जरूरी होता है। तो इनके लिए यहां पर इन्होंने अलग से ड्राइंग दे रखी है, और आप यहां पर देख सकते हो ये कॉलम सेक्शन प्लान है C1 से लेकर C10 तक। इसके बाद C11 से लेकर C21 अलग होगा, तो वो भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो ये कॉलम की सेक्शन डिटेल है, ये स्टीरअप की डिटेल है। आप यहां पर इसको थोड़ा जूम करोगे तो आपको इसके अंदर पता चलेगा कि इसके जो रेनफोर्समेंट है वो कैसे प्रोवाइड कर रखे हैं, ये आप यहां पर देख सकते हो बखूबी। इसकी जो स्टीरअप डिटेल है वो कैसे प्रोवाइड कर रखी है वो भी आप देख सकते हो। ये उनकी जो हाइट के मुताबिक लेवल्स हैं वो भी यहां पर दे रखी है, वो भी आप देख सकते हो। और कॉलम वाइज सारी डिटेल अलग अलग दे रखी है, वो भी आप यहां पर देख सकते हो। तो इतनी ही डिटेलिंग तरीके, इतनी ही डिटेल वे में आपको डिटेलिंग करनी होती है, ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि डिटेलिंग का यही एक उद्देश्य होता है कि उसको जो साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर है वो पढ़े, समझे और आसानी से उनको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारे पास कॉलम सेक्शन प्लान C1 से लेकर C10 तक। उसके बाद ये कॉलम सेक्शन प्लान है जो उन्हीं के द्वारा में सबमिट करवाया गया है C11 से C21 तक, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो था अगली ड्राइंग। उसके बाद अगली ड्राइंग चलते हैं, नेक्स्ट ड्राइंग जो उनकी तरफ से सबमिट की गई है वो है फुटिंग की। हमने कॉलम तो देख लिया, अब फुटिंग की बात करते हैं। तो फुटिंग यहाँ पे सबसे पहले फुटिंग प्लान इन्होंने शीट में बता रखा है, फुटिंग प्लान कैसा रहेगा, कौन कौन सी तरह की फुटिंग्स यहाँ पर रहेगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ बता रखी है। उसके बाद एक टिपिकल सेक्शन भी आपको बता दिया गया है फुटिंग का, कि इस तरह से आपको सेक्शन रखना चाहिए उसका। उसके बाद ये एक फुटिंग का आपको प्लान दे रखा है, और उसके बाद उसका सेक्शन आपको दे रखा है। और यहाँ बॉटम में जो है आपको फुटिंग का रेनफोर्समेंट दे दिया गया है कि पर्टिकुलर फुटिंग में कितना और कैसा रेनफोर्समेंट होगा, कौन सी कॉलम की फुटिंग होगी तो उसमें कितना रेनफोर्समेंट लगेगा। ये आप देख सकते हो, उसकी शॉर्टर डायरेक्शन में कितना लगेगा, लॉन्गर डायरेक्शन में कितना रहेगा, ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ कितनी रहेगी, उसकी साइज कितनी रहेगी, उसकी थिकनेस कितनी रहेगी, ये सारी पीसीसी वगैरह की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर इन दो टेबल्स के अंदर बता दी गई है। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा इसके अंदर क्या किया है। उसके बाद अगली ड्राइंग देखते हैं जो इनके द्वारा हमें सबमिट करवाई गई है, वो है हमारा प्लिंथ बीम प्लान। अब ये जो पूरी शीट है इसके अंदर पहले तो आपको प्लिंथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारा, ठीक है। तो प्लिंथ बीम के अंदर पहले तो आपको प्लिंथ बीम का लेआउट दे रखा है कि प्लिंथ बीम का लेआउट कैसा रहेगा। उसके बाद उसकी जो रेनफोर्समेंट डिटेल है, पूरा जो शेड्यूल है रेनफोर्समेंट का, वो आपको इस टेबल के अंदर बता दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। और प्लिंथ बीम के अंदर कौन से में कहां कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, कितने डायमीटर का लगेगा, कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं है, अगर ज्यादा करे तो क्या होगा, कम करे तो क्या होगा, थोड़ा इकोनॉमिकल करना है तो कैसे करना होगा, ये सारी चीजें आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है जब आप इसको डिजाइन करते हो और जब आप ये रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड करते हो तब, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस जो हमने सॉफ्टवेयर में बोल दिया उतना कर
लिया, नहीं, बहुत सारी चीजें ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन लॉजिक से भी हमें सोचनी पड़ती है, और जो प्रैक्टिकल होता है, जो फिजिबल होता है, वही चीजें हमें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हमें बखूबी हम इस इंटर्नशिप के अंदर आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। ओके, अगली ये जो ड्राइंग थी, ये बेसिकली प्लिंथ बीम के रिस्पेक्ट में थी, उसका सेक्शन वगैरह भी आपको बता रखा है, उसके जो 2 लेग स्टीरअप है, लैप स्प्लाइसिंग बीम वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी है, और एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी होती है। उसके बाद जो अगली ड्राइंग हमें यहां बता रखी है, वो आप यहां पर देख सकते हो, स्लैब बीम प्लान है। अब क्योंकि हमने बॉटम में जो बीम देखे प्लिंथ बीम का देख लिया, अब ऊपर स्लैब बीम की बात करते हैं। तो स्लैब बीम के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड टेरेस फ्लोर, इन सभी के जो बीम है, उन सभी के बीम का प्लान आपको बता दिया गया है। उसके बाद उनके अंदर जो रेनफोर्समेंट यूज किया जाएगा या जाना चाहिए एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो आपको सारे इस टेबल के अंदर बता रखे हैं कि भाई कौन से बीम के अंदर कितना रेनफोर्समेंट होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बता रखी है। उसके साथ साथ यहां पर आपको स्टेयरकेस वगैरह भी डिटेल बता रखी है, और यहां पर आप देख सकते हो ये टिपिकल डिटेल शोइंग स्टीरअप स्पेसिंग फॉर नॉन फ्रेम बीम, ये एक जरूरी चीज होती है जो कि आपको ड्राइंग में बता देनी चाहिए, जिससे आपके साइट पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ज्यादातर लोग इसके अंदर कंफ्यूज होकर अपनी मनमानी चला लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर आपको सारी ड्राइंग बहुत ही डिटेल्ड वे में प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो साइट पर एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। तो ये उनका स्लैब बीम का डिटेल थी या शीट थी जो आपको मैंने बताई। उसके बाद अगली ड्राइंग इन्होंने हमें बताई है, वो है कर्टेलमेंट की ड्राइंग या टिपिकल बीम फ्लोर वाला। कर्टेलमेंट मतलब क्या होता है? कर्टेलमेंट का मतलब होता है, मैं आपको यहां पर इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूं कि कर्टेलमेंट क्या होता है और उसको क्यों किया जाता है। अब देखिए ये बीम है हमारा, ठीक है, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बीम है हमारा। अब इस बीम सेक्शन के अंदर देखिए यहां पर ये आप देख पा रहे हो, ये बॉटम में एक रेनफोर्समेंट बार है जो कि केवल इतने ही हिस्से में दिया गया है। इसको पूरा एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पूरा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी, हमें बॉटम बार में जो है इतना ही करना है और टॉप में जो है इतना ही करना है। ये हमने क्या किया, ये वेस्टेज हमने कम कर दिया, ठीक है। आप कई बार जो है इसको बेंटअप बार भी कई लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है, इसकी डिटेलिंग भी अच्छी होती है, इसका प्रोविजन भी अच्छी तरह से होता है, और थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, और कर्टेलमेंट के एक जो मोटिव होता है वो इकोनॉमिकली अचीव भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। कर्टेल कर दिया बार को, जहां पे जितनी जरूरत है उतना ही प्रोवाइड करो। हालांकि स्टैट प्रो के अंदर तो बहुत अलग तरीके से डिटेलिंग आती है, लेकिन एज अ ह्यूमन हमें, मैंने आपको पहले बताया कि कई चीजों को फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना होता है। कई जगह ऐसा होता है कि ज्यादा रेनफोर्समेंट दे दिया जाता है, तो हमें उसको थोड़ा सा घटाकर जो रिक्वायर्ड होता है उतने पे पहुंचाना पड़ता है। तो वो भी एक चैलेंज होता है, वो भी एक एक्टिविटी होती है जो हमें परफॉर्म करनी होती है, जरूरी होती है। तो वो सारी चीजें भी हम इस इंटर्नशिप के अंदर आपको बखूबी सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि भाई ये सारी चीजें आपको कैसे मॉडिफाई करनी है अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टिपिकल बीम प्लान है, ये टिपिकल बीम प्लान आप पूरा देख सकते हो, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली ड्राइंग इनके द्वारा हमें सबमिट करवाई गई थी, वो है कॉलम के एलिवेशन प्लान। अब ये कॉलम एलिवेशन प्लान एक ऑन साइट जब काम चलता है उसके लिए बेहद जरूरी है। आप यहां पर देख सकते हो डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के मुताबिक कॉलम की जो प्लान है वो आपको यहां बताया। देखिए ये इसका C1 कॉलम जो है, इसका सेक्शन आपको बता रखा है, ये स्केल आपको बता दी है, और ये आपको इसके अंदर यूज किए जाने वाले रेनफोर्समेंट की डिटेल, और उसके साथ साथ यहां पर जो स्टीरअप उसमें लेटरल टाई जो उसके अंदर यूज होगी वो आपको बता दिए, और उसका यहां पर प्लान भी आपको बता दिया गया है कि भाई ये एलिवेशन, इसका ये लेवल है, इसका क्या लेवल है, इसका क्या लेवल है। तो ये लेवल भी आपको बता दिए गए एलिवेशन के, और उसके साथ साथ आपको उसकी डिटेल भी यहां बता रखी है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छी डिटेलिंग होती है जो आपको करनी चाहिए, जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर, जिससे आपके क्लाइंट भी खुश होते हैं और उनको अच्छी तरह से इसमें सब कुछ समझ में आ जाता है और साइट पे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इनसे काम करवाना चाहते हैं वो अवश्य करवा सकते हैं, बिना किसी झंझट के या बिना किसी झिझक के करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर है, क्योंकि इनको हमने खुद पर्सनली ट्रेन किया है, तो हम भी इनकी गारंटी ले सकते हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो और डायरेक्ट इनसे भी संपर्क कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, इनका संपर्क डिटेल जो है वो आपके सामने हमने यहाँ बता रखा है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो भी आप एज अ फ्रीलांस इंजीनियर इनसे काम करवा सकते हो, ठीक है। चलिए आरसीसी का अच्छा नॉलेज है, इनका एक डिजाइन कोड का भी अच्छा नॉलेज है, और इनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है, तो आप इनसे अवश्य काम करवा सकते हो बिना किसी झिझक के, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली ड्राइंग इनके द्वारा जो हमें शेयर की गई थी वो वही हमने, क्योंकि कॉलम हमारे पास 21 थे, ठीक है, तो वो C1 से लेकर C11 था, और ये आप देख सकते हो C12 से लेकर जो है C21 तक का ड्राइंग है वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगली ड्राइंग इनके द्वारा शेयर की गई थी वो है हमारे पास
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्लैब लेवल प्लान। अब तक हमने देख लिया कॉलम, बीम वगैरह हमने सब तो देख लिया, ठीक है। अब यहां पर जो है स्लैब की बात आ रही है, तो यहां पर देखिए ये पहले तो हमें स्लैब का लेआउट प्लान बता दिया है कि कौन सा स्लैब है, ये 2 वे है, ठीक है, इसमें 1 वे है या नहीं, ये 1 वे है। तो इस तरह से ये सारे स्लैब मार्क हमें करके बता दिए हैं, उनके नामकरण भी यहां पर कर दिए गए हैं। उसके बाद यहां पर बॉटम में टेबल के अंदर उनका शेड्यूल दे रखा है हमें कि कौन से स्लैब में कितनी थिकनेस होगी, उसका 1 वे होगा, टाइप क्या होगा, 2 वे होगा, उसके अंदर बॉटम रेनफोर्स कितना होगा, टॉप रेनफोर्समेंट कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, और कुछ एडिशनल रिमार्क है तो वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस टेबल के अंदर या उस पूरे शेड्यूल के अंदर आपको बता दिए गए, ठीक है, ये आपको बता दिया गया। और उसी के साथ साथ देखिए यहां पर आपको बेंटअप रेनफोर्समेंट का लेआउट बताया गया है कि आपको बेंटअप बार कैसे प्रोवाइड करने हैं। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइट पर अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज होकर गलतियां कर लेते हैं मनमानी चलाकर, तो ये आपको नहीं करना है। एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर आपको ये कंप्लीट ड्राइंग या डिटेल सारी वहां पर प्रोवाइड करनी है ताकि गलती करने की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता चलता है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा बेंटअप की डिटेलिंग है, कहां से कौन से बार कैसे बेंटअप करने, ये बखूबी इसमें बता रखी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो ये G+3 स्लैब प्लान एंड शेड्यूल आपको पूरा इसमें दे रखा है। ये डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको बतानी होती है, ओके। तो ये आपको अगला जो उनका शीट था, ये पूरा स्लैब के ऊपर था, स्लैब की शीट थी बेसिकली, और लास्ट फाइनल शीट हमें जो प्रोवाइड की गई है वो टावर हेड स्लैब प्लान जो टॉप में होता है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल बता रखी है, ये देख सकते हो आप, ये टावर हेड स्लैब प्लान थे हमारे, ये S1 और S2, ठीक है। तो इनकी डिटेलिंग भी आपको कर रखी है, बता रखी है S1 S2 के अंदर क्या क्या शेड्यूल रहेगा उसका रेनफोर्समेंट का, और उसके साथ साथ बेंटअप वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, कैसे करने हैं मतलब, ठीक है, उसकी डिटेल बता रखी है। तो बेसिकली ये हमारे बैच मेंबर इंजीनियर अविनाश के द्वारा हमने जो उनको काम दिया था वो सबमिट करवाया गया काम है, और उम्मीद है आपको ये काम समझ में आया होगा, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है। एज अ सिविल इंजीनियर आपको समझ में तो आया होगा, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग सारी होती है, और ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हम क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट फिर आगे फर्दर इसको साइट पर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये काम चलता है। बाकी बीबीएस वगैरह वो आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर एज पर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी या वहां पर जो लेवल जिस तरह का मेंबर का कास्टिंग वगैरह चलता है उसके मुताबिक बीबीएस बनता है, तो वो एक डेली एक्टिविटी के बेस पर काम करता है। लेकिन ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती है ये सभी आरसीसी स्ट्रक्चर या जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए जरूरी होता है, और इतना हमने इनको कैपेबल बना दिया है कि अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ 100% जो है एक आरसीसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस, उसकी डिजाइन सब कुछ प्रोवाइड करके, उसकी डिटेलिंग, उसकी शीट्स वगैरह बनाकर क्लाइंट को आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे एक बैच मेंबर जो प्रीवियस हमारा इंटर्नशिप था उस मेंबर के द्वारा बनाया गया ये पूरा प्रोजेक्ट, उस पे काम किया गया, और ये सबमिशन उनकी तरफ से। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप में से महत्वाकांक्षी ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह का काम सीखना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर की फील्ड में, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट है कि कल 4 अक्टूबर को हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर एक डेमो सेशन करने जा रहे हैं हम लोग, एक लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन के अंदर हमारे नए बैच, जो इसी इंटर्नशिप का नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, उस नए बैच की डिटेल्स आपके साथ हम साझा करेंगे। इसलिए आप भी अगर इस तरह का काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए कल का इनविटेशन रहेगा। कल रात 9:30 बजे हमारे इसी टेक्निकल सिविल YouTube चैनल पर जरूर आइएगा। कल आपको फर्दर डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। और हाँ, अगर आप में से कोई लोग ऐसे ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है वगैरह है, आप अगर इनसे काम करवाना चाहते हैं इंजीनियर अविनाश से, तो आप बेझिझक करवा सकते हो। आपको कोई घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये काम बिगाड़ेगा तो नहीं। आप यहाँ पर आपने ड्राइंग वगैरह तो देख ली होगी, आप इनसे अच्छी तरह से काम आगे और भी करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे सजेशन भी दूंगा, रिकमेंड करूंगा इनका आपको नाम, कि आप इनसे जरूर काम करवाइएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा टेक्निकल सिविल के साथ, और जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए खास बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं, तो वो लोग हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाया करे, ठीक है। चलिए, तो अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और देखते रहिए टेक्निकल सिविल। धन्यवाद।